हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। मिशन आईएएस के द्वारा रिसेंटली ही लॉन्च किया गया इम्पोर्टेंट कोर्स जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 डेज़ का यूपीएससी बेसिक फाउंडेशन कोर्स है जिसके रिलेटेड हम ये लेक्चर्स ले रहे हैं और डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें, क्या बेसिक चीज़ें एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम। इन 10 डेज़ के शेड्यूल में हम सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन पर फोकस डाल रहे हैं जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। इन 10 डेज़ के सीरीज़ में हमने पिछले 5 लेक्चर्स में बहुत सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी जो हर एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए। दिस इज़ अवर टीम ऑफ मिशन आईएएस, दिस इज़ अबाउट मी। फर्स्ट 5 जो लेक्चर्स थे जिसके बारे में हमने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखी और इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट 5 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारी बेसिक जानकारी देखी थी। अगर रिकैप करें फर्स्ट 5 लेक्चर्स को, फर्स्ट 5 लेक्चर्स में पहला लेक्चर जो हमने देखा था उसमें एग्जैक्ट यूपीएससी का पैटर्न देखा था हमने, और पैटर्न में भी प्री और मेंस के रिलेटेड सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। उसके सेकंड लेक्चर में हमने देखा था कि एग्जैक्टली प्रिलिमिनरी पैटर्न किस तरह का है, प्रिलिमिनरी एग्जाम रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी कि पेपर 1 का, उसमें पेपर 2 का सिलेबस किस तरह का है, किस तरह से वेटेज है हर पेपर को, क्वालिफाइंग नेचर के कौन से पेपर्स है, और एग्जैक्टली यूपीएससी प्रिलिमिनरी के लिए हमारी एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी या फिर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। उसके साथ थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि मेंस के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी कि मेंस एग्ज़ाम रिलेटेड जितनी सारी इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड 4 जीएस पेपर हमने देखे थे, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। उसके रिलेटेड डिटेल सिलेबस देखा था और किस तरह से सिलेबस रिफ्लेक्ट होता है हमारे क्वेश्चन पेपर्स में, किस तरह के क्वेश्चंस हमें पूछे जा सकते हैं इस सिलेबस रिलेटेड। सिलेबस को भी डिटेल में समझने की कोशिश की थी और जानने की कोशिश की थी कि एग्जैक्टली हमारा मेंस प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स की किस तरह की होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ लेक्चर हमने देखा था मेंस एग्ज़ाम में ही एसे का पेपर किस तरह का होता है, एसे पेपर रिलेटेड किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह से एक हम अच्छा एसे लिख सकते हैं, टॉपर्स हमें क्या रिकमेंड करते हैं या फिर एक्सपर्ट्स क्या हमें रिकमेंड करते हैं कि किस तरह का एसे हमारा होना चाहिए, उसके लिए एसे की प्रिपरेशन किस तरह की हमें करनी है। उसके बाद एसे जब हम लिखते हैं वाइल राइटिंग द एसे किस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, किस तरह का हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए एसे राइटिंग में, और एक अच्छा एसे हम किस तरह से लिख पाते हैं। उसके साथ साथ साइड रीडिंग का हमने महत्व देखा था कि साइड रीडिंग क्यों महत्वपूर्ण है एसे के प्रिपरेशन के दौरान। कुछ बुक्स मैंने बताए थे, उसके साथ साथ कुछ मैगजीन्स है जो गवर्नमेंट सोर्सेज के एग्जैक्टली। गवर्नमेंट सोर्स अगर हम हमारे आंसर्स में जीएस पेपर के भी और एसे पेपर में भी अगर नोट करते हैं उसका स्टैटिस्टिक या फिर डेटा होगा, एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है हमारे आंसर्स को, हमारे एसे को, क्योंकि मेनली गवर्नमेंट सोर्सेज में जो चीज़ें होती है वो चेक की जाती है, उसके बाद फिर उसमें डाली जाती है। अगर हम गवर्नमेंट सोर्स प्रेफर करते हैं हमारे आंसर्स में, एक ऑथेंटिसिटी मिल जाती है हमारे आंसर्स को, हमारे एसे को। एसे पेपर के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी थी। और लास्ट जो 5th लेक्चर हमने देखा था उसमें सारी चीज़ें देखी थी ऑप्शनल रिलेटेड। ऑप्शनल पेपर जो कि इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम का, जिसमें 500 मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है हमारे ऑप्शनल पेपर का। ऑप्शनल पेपर की डिफरेंट ऑप्शनल पेपर्स किस तरह के यूपीएससी सीएससी मेंस एग्जाम में, उसके साथ साथ ऑप्शनल पेपर को कितना वेटेज है, ऑप्शनल पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं, ऑप्शनल पेपर के लिए हमारे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। ये बेसिक सारी इन्फॉर्मेशन हमने पिछले 5 लेक्चर्स में देखी थी। ये हो गया पिछले 5 लेक्चर्स का रिकैप। आज का जो छठा लेक्चर है, 6 लेक्चर है, जिसके बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं। 6 लेक्चर आज का जो डे 6 है उसमें हम देखेंगे कि
लैंग्वेज पेपर जो हमारे बाकी थे, लैंग्वेज पेपर्स जो रह गए थे हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस के, सो लैंग्वेज पेपर्स में स्पेसिफिकली इंग्लिश पेपर जो है कंपलसरी पेपर, उसके बारे में देखेंगे। उसके साथ जो इंडियन लैंग्वेज पेपर होता है कंपलसरी पेपर होता है, शुरू में ही होता है ये शेड्यूल में या तो यूपीएससी सीएससी मेंस एग्ज़ाम में। सो पेपर ए और पेपर बी इसको जनरली कहा जाता है। सो पेपर ए और पेपर बी, जिसमें पेपर ए कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज पेपर, सो जितने भी हमारे लैंग्वेजेस है 8th शेड्यूल में, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे ही। सो वो 22 लैंग्वेज में हम कोई भी कैंडिडेट एक लैंग्वेज चूज़ करके उसमें एग्ज़ाम उसमें वो चूज़ करके उसमें एक एग्ज़ाम दे सकता है। उसके साथ साथ प्रिपरेशन और राइटिंग टिप्स क्या है, प्रिपरेशन किस तरह से करना है हमें इस लैंग्वेज पेपर को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इनको कंपलसरी क्यों कहा गया है, यानी इनका महत्व किस तरह का है हमारे यूपीएससी सीएससी मेंस में, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ राइटिंग टिप्स, यानी जब हम आंसर्स लिखते हैं इसमें या फिर प्रिपरेशन करते हैं तो किस तरह के आंसर राइटिंग हमें प्रिपेयर करनी है इस कंपलसरी पेपर्स के लिए, लैंग्वेज पेपर्स के लिए। और लास्टली जो इम्पोर्टेंट है कि ये हमने पांचों लेक्चर्स देखे, छठा भी लेक्चर देखा जिसमें हम सारी यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की जानकारी हमने ली, लेकिन ये लेते वक्त हमें किस तरह का सोर्स मटेरियल चूज़ करना है, किस तरह के बुक लिस्ट हमारी होनी चाहिए, कौन सा सोर्स हमें प्रेफर करना है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स और मेंस। तो दोनों के लिए कॉमन बुक लिस्ट क्या हो सकती है और किस तरह के बुक लिस्ट जो स्पेसिफिकली मिशन आईएएस के जो टॉपर्स है उन्होंने भी रिकमेंड किए हैं, और स्पेसिफिक उतने ही बुक्स हमें पढ़ने हैं जितने ज़रूरी है, और उसकी ही लिस्ट आज हम डिस्कस करेंगे। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है आज के इस लेक्चर में। सो एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि किस तरह के इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। सो अगर पैटर्न देखें लैंग्वेज पेपर्स का, तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है वो 300 मार्क्स के लिए है। टाइम लिमिट सभी मोर देन सभी जो मेंस के पेपर है उसके लिए सेम है, 3 आवर्स की टाइम लिमिट है 300 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पे ध्यान दें कि बाकी सारे जो 7 पेपर्स है अदर देन लैंग्वेज पेपर्स, वो 250 मार्क्स के लिए हमें पूछे गए हैं, और जो लैंग्वेज पेपर्स है 2 पेपर वही सिर्फ 300 मार्क्स के लिए है। सो इस पर ध्यान देना है। और इंडियन लैंग्वेज पेपर जो है वो भी 300 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। लेकिन एक यहाँ पे कंडीशन है, जिस 3rd डे में जब मैंने मेंस का लेक्चर लिया था, मेंस के पैटर्न के बारे में देखा था, तो वहाँ पे भी मैंने यही कहा था कि जो लैंग्वेज पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसे आपके प्रीलिम्स पेपर में जो सीसैट का पेपर है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वैसे ही जो लैंग्वेज पेपर्स है इन मेंस एग्ज़ाम वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी उसके जो मार्क्स है वो फाइनल टोटल में नियर अबाउट जो आपकी 1750 मार्क्स की जो फाइनल टोटल है उसमें काउंट नहीं होंगे, ठीक है। और अभी क्वालिफाइंग है तो मिनिमम मार्क्स हमें कितने चाहिए, जैसे सीसैट में आपको 33% मार्क्स चाहिए, तो जो आपका मेंस के जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज के या फिर इंडियन लैंग्वेज पेपर के, उसमें 25% मार्क्स हमें ज़रूरी है अगर हमें क्वालिफाई करना है तो मेंस। अदरवाइज़ यहाँ पे यूपीएससी सीएससी ने या फिर यूपीएससी कमीशन में ये भी नोट दी जाती है कि आपको कंपलसरीली इसमें 25% मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। सो ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाता है इन नोटिफिकेशन ऑल्सो, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है कि आउट ऑफ 300 हमें कम से कम 75 मार्क्स इसमें लाने हैं, यानी 25% मार्क्स हमें कंपलसरी है इन लैंग्वेज पेपर्स में लाना। सो ये हो गया ओवरऑल एक पैटर्न इन लैंग्वेज पेपर्स का। उसके बाद हम अभी डिटेल देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पेपर जो है कंपलसरी इसको कहा जाता है। सो कंपलसरी आपको एक पता चल गया होगा कि कंपलसरी यानी क्या, कि वो कहने की कोशिश कर रहा है कि कंपलसरी यानी इसका महत्व ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर में है, लेकिन इसमें 25% मार्क्स आपको मेंस टोटली क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, ज़रूरी है। ऐसा भी कहा जाता है कि अगर जब आप मेंस की एग्ज़ाम देते हो, सो एग्ज़ामिनर या फिर कमीशन जो है पहले आपके लैंग्वेज के पेपर चेक किए जाते हैं। अगर लैंग्वेज पेपर आप 25% पार कर लेते हो, यानी 75 मार्क्स आपको आते हैं, तभी आपके बाकी के पेपर्स चेक होते हैं। सो
इसलिए इसको कंपलसरी और इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और मेनली द पर्पस ऑफ दिस लैंग्वेज पेपर इज़ टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द कैंडिडेट इन देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस। सो लैंग्वेजेस में भी जितने स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अदर पेपर्स, मानो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट होगा, जो भी बाकी के सब्जेक्ट्स दिए उसमें तो स्टूडेंट प्रॉपरली वेल प्रिपेयर कर ही रहे हैं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनको जो ज़रूरी लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज होगी, और जो रीजनल लैंग्वेज है वो प्रादेशिक जिनको कहते हैं, जो स्टूडेंट चूज़ कर रहे हैं उसमें उनको थोड़ी बहुत नॉलेज है या नहीं। ठीक है, जो ऑफिसर्स हम सिलेक्ट करने वाले हैं और वो ग्राउंड रूट लेवल पर काम करने वाले हैं एज ए एसडीएम, एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एज ए सीईओ, सो उनको प्रॉपरली ग्रास रूट लेवल पर काम करना होता है। सो ग्रास रूट लेवल पर जब आप काम करते हैं सो लैंग्वेज बैरियर ना हो और हमें जिस रीजन में हम जा रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज पता हो। ऐसा भी होता है कि फॉर एग्जांपल एक आधा महाराष्ट्रियन स्टूडेंट हो जिसको फॉर एग्जांपल ओडिशा कैडर मिला हो, सो जब वो एज ए एसडीएम या फिर एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ पे अपॉइंट होता है, फर्स्ट पोस्टिंग जब उसकी होती है वहाँ पे, सो लैंग्वेज बैरियर ना हो तो बहुत सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो सीखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि लैंग्वेज बैरियर ना हो और कम्युनिकेशन सही तरह का हो और जो पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट की वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट की जाए और जो समस्या है लोगों की वो प्रॉपरली वो ऑफिसर समझ सके। सो इसलिए भी लैंग्वेज पेपर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए लैंग्वेज में भी स्टूडेंट कैंडिडेट जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए, उसको अपनी जो लैंग्वेज है वो सही तरीके से पता होनी चाहिए। ये मेन पर्पस है इस लैंग्वेज पेपर्स का। सो अगर इंग्लिश लैंग्वेज पेपर की अगर हम बात करें, सो अभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 300 मार्क्स को टोटली, कि 300 मार्क्स जो है वो प्रॉपरली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कौन से क्वेश्चंस को कितने मार्क्स है और टोटल जो 300 मार्क्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो पहले अगर क्वेश्चन 1 जो आपको पूछा जाता है वो एसे का क्वेश्चन होता है। हर लैंग्वेज पेपर में पहला क्वेश्चन जो होता है वो एसे क्वेश्चन होता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको 100 मार्क के लिए पूछा जाता है जिसमें 4 टॉपिक्स दिए जाते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे ऐसे के, जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब देखो हमने जब ऐसे पेपर देखा था तो हमने डिस्कस किया था कि ऐसे पेपर जो एक ही पेपर होता है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी होता है और हर सेक्शन में से हमें 4 में से एक टॉपिक चूज करना होता है। सो 4 में से एक एक टॉपिक करके हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज पेपर के इंग्लिश पेपर में हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे जिसमें से एक हमें चूज करना है और वर्ड लिमिट जो है वो ध्यान में रखें कि 600 वर्ड्स की ही है। ऐसे पेपर में हमें 1000 to 1200 वर्ड्स की वर्ड लिमिट थी। ठीक है, सो यहाँ पे 600 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है और 4 टॉपिक्स में से एक लिखना है। अब यहाँ पे हम ध्यान दे सकते हैं कि जो ऐसे पूछा जा रहा है यहाँ पे लैंग्वेज पेपर्स में वो ऐसा ही होगा कि जिसमें 600 वर्ड्स हम इजीली क्रॉस कर पाए। सो टॉपिक जो है वो इतने डिटेल या फिर कोट के लिए कोट्स जो ऐसे पेपर में एक्चुअल में पूछे जाते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। बेसिकली कोट भी होगा तो वो उसका एक्सप्लेनेशन इतना ज़्यादा नहीं होगा, या फिर टॉपिक भी होगा। फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक दिया जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड पूछा जा सकता है। उसके बाद कोविड-19 एंड इंडियन इकोनॉमी, इस तरह का टॉपिक पूछ लिया। उसके बाद जो एग्रीकल्चर पॉलिसी थी रिसेंटली उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज रिलेटेड पूछा जाएगा, क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया स्टैंड, इस तरह का क्वेश्चन। यानी इसमें आप 600 वर्ड्स इजीली क्रॉस कर पाओगे, 600 वर्ड्स इजीली लिख पाओगे। इस तरह के छोटे टॉपिक्स बेसिकली इस 600 वर्ड्स के ऐसे के लिए पूछे जाते हैं। सो ये 4 टॉपिक्स हो गए जिसमें से आपको एक लिखना है, मार्क्स है 100 मार्क्स। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कॉम्प्रहेंशन, यानी आपको एक पैसेज दिया जाएगा डिटेल में। ठीक है, जैसे सीसेट पेपर में आपको छोटे छोटे पैसेज दिए जाते हैं और एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली लॉजिकल कॉम्प्रहेंशन जिसको कहते हैं। सो इस कंपलसरी पेपर में अभी आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। सो डिस्क्रिप्टिव आपको एक बड़ा पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको अच्छे से पढ़ना है। इंग्लिश पेपर में बेसिकली इंग्लिश में ही पैसेज आएगा। सो इंग्लिश जो पैसेज आएगा तो नियर अबाउट वो रहता है 1500 वर्ड्स या 2000 वर्ड्स का वो पैसेज रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। सो बड़ा पैसेज रहेगा एक,
जिसको आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसके रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो पैसेज कितना, एक ही पैसेज रहेगा 75 मार्क्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो 5 क्वेश्चन उस पर दिए जाएंगे और हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हैं। सो डिस्क्रिप्टिव आंसर 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन के लिए कितने हो गए, 15 मार्क्स। सो 15 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो ऐसे 5 क्वेश्चन हमें डिस्क्रिप्टिवली लिखने हैं, टोटल फॉर द 75 मार्क्स। अब यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पे वर्ड लिमिट बेसिकली कितने वर्ड्स में हमें लिख सकते हैं। सो जैसे मैंने मेंस आंसर में आपको बताया था कि अगर आपको 10 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको 150 वर्ड्स में लिखना है। अगर आपको 20 मार्क्स के लिए अगर आता है तो आपको 250 वर्ड्स के लिए लिखना है, और यहाँ पे 15 मार्क्स के लिए लिखना है। सो आप अप्रॉक्सीमेटली 200 to 220 वर्ड्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हो, ठीक है। सो 200 वर्ड्स बेसिकली हमें एक आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये पहले 2 क्वेश्चंस हो गए। एक हो गया ऐसे क्वेश्चन जिसमें से एक हमें लिखना है 4 टॉपिक्स में से, दूसरा है कॉम्प्रहेंशन का जिसमें एक पैसेज दिया जाएगा, 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। सो ये सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, ध्यान में रखना कि सारे क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है, यानी आपको सभी अटेम्प्ट करने ही है। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जैसे सारे मेंस के जो पेपर्स होते हैं उसमें भी सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं ऑल आर कंपलसरी, सारे आपको सॉल्व करने ही है, ठीक है। सो ये हो गया पहले 2 क्वेश्चंस। उसके बाद देखते हैं कि बाकी के क्वेश्चंस। थर्ड क्वेश्चन कैसा होता है, थर्ड क्वेश्चन होता है हमारा प्रिसाइज राइटिंग का। सो प्रिसाइज राइटिंग बेसिकली आपको प्रिसाइज राइटिंग यानी एक पैसेज दिया जाएगा, जैसे कॉम्प्रहेंशन के लिए दिया गया पैसेज दिया जाएगा, लेकिन उस पैसेज के एंड में आपको उसकी वर्ड लिमिट भी दी जाएगी। वर्ड लिमिट यानी वो पैसेज कितने वर्ड्स का है। फॉर एग्जांपल एक पैसेज दे दिया है और कहा गया है कि ये 600 वर्ड्स वहां पे लिखे गए। अब उस 600 पैसेज का हमें प्रिसाइज लिखना है 1/3 में। ये ध्यान में दे कि 1/3 में, यानी 600 वर्ड्स का जो है अप्रोक्सीमेटली मैंने 200 वर्ड्स में उसका प्रिसाइज लिखना है। सो ये हो गया हमारी 1/3 जो है बेसिकली उस पैसेज का हमें लिखना है वर्ड लिमिट। सो ये वर्ड लिमिट जो है हमें मेंटेन रखनी है, 200 वर्ड्स में ही प्रॉपरली हम उसको 1/3 में लिखेंगे, और इसके मार्क्स होंगे 75 मार्क्स के लिए भी ये प्रिसाइज राइटिंग लिखा जाता है। सो ये बेसिकली 75 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। नेक्स्ट वहाँ पे एक मेंशन किया जाता है कि डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट। प्रिसाइज राइटिंग जो हम लिख रहे हैं, पैराग्राफ जो लिख रहे हैं प्रिसाइज करके, उसको टाइटल नहीं लिखना है, हमें टाइटल देना नहीं है, जैसा प्रिसाइज है वैसा ही हमें लिखना है उसका 1/3। उसके बाद राइट इन योर ओन लैंग्वेज, हमारे खुद के लैंग्वेज में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो पैसेज में दी गई लैंग्वेज है, जो पैसेज में दिए गए वर्ड्स आप देख सकते हो, वर्ड्स आपके सेम हो सकते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज है वो सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे राइटर ने लिखी है वैसी लैंग्वेज हमें कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, यानी उस 600 वर्ड्स को हमें 200 वर्ड्स में करना है, लेकिन हमारे ओन लैंग्वेज में करना है। यानी क्या है कि आपको पहले वो पैसेज पढ़ना है, वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस ऑथर का या फिर उस राइटर का, वो देखना है, और उस हिसाब से आपको उस पैसेज में से कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण लगी जो आप प्रिसाइज राइटिंग में लिखोगे। सो मेन पर्पज़ है कि जो इम्पोर्टेंस है उस पैसेज का वो आप प्रिसाइज में लिखो, समरी उसकी लिखो। सो 200 वर्ड्स, जितनी वर्ड लिमिट दी गई है उसका 1/3 में लिखना है। हो सकता है कि वर्ड लिमिट ज़्यादा भी हो, ठीक है। सो अप्रॉक्सीमेटली 600 to 700 वर्ड्स का ये पैसेज दिया जाता है, जिससे हमें 1/3 उसका लिखना है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन जो है कंपलसरी इंग्लिश पेपर में वो आता है ग्रामर का। आपको ग्रामर पूछा जाता है। सो ग्रामर में बेसिकली अभी देखो 75 एंड एसे के 100 मार्क्स, सो नियर अबाउट 250 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। अभी बचे हैं 50 मार्क्स। सो 50 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर यहाँ पे पूछा जा रहा है। सो ग्रामर में जो क्वेश्चन 4 है उसमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें 10 मार्क्स के लिए आपको ग्रामर पूछा गया है। अब ये ग्रामर किस तरह का है, सो एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे 1 मार्क दिया गया है, ठीक है। सो ऐसे 10 सब क्वेश्चंस उस ए में पूछे गए हैं। सो उसमें क्या पूछा गया, आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, और उस सेंटेंस को हमें रीराइट करना है विदाउट
विदाउट मेकिंग अननेसेसरी चेंज। अगर नेसेसरी कुछ चेंजेस उस सेंटेंस में रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें करके उसको हमें रिराइट करना है, यानी फिर से लिखना है। अगर नेसेसरी चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है तो हमें नहीं करने हैं, ठीक है। अगर चेंजेस ज़रूरी है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लिखा था नाउन में चेंजेस है, प्रोनाउन में चेंज है, या फिर एडवर्ब उसमें डालना रह गया था, नहीं किया। उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म है वो सेकंड या थर्ड है, यानी पास्ट या फिर फ्यूचर है, तो वो हमें देखना है। या इस तरह के कुछ भी चेंजेस अगर उस सेंटेंस में रिक्वायर्ड है तो वो रिक्वायर्ड चेंजेस उसमें डाल के हमें रिराइट करना है, यानी फिर से उस जो सेंटेंस है उसको लिखना है। अगर नहीं है तो नहीं करने हैं, इसलिए वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि डू नॉट मेक अननेसेसरी चेंजेस इन द ओरिजिनल सेंटेंस। यानी एक तो हम चेंज तो कर ही रहे हैं, ठीक है, अननेसेसरी नहीं कर रहे, नेसेसरी अगर कर रहे, फॉर एग्जांपल एक आधा वर्ड उसमें रह गया या फिर एक आधा वर्ब उसका फॉर्म गलत पूछ लिया, वो रिराइट हमने लिख लिया। उसके बाद ओरिजिनल सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल सेंटेंस जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसका जो फॉर्म है या फिर उसका जो मीनिंग है वो बेसिकली चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ए में ये हो गए 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क्स के लिए ये पूछे गए। उसके बाद बी जो है उसमें हमें मिसिंग वर्ड्स के लिए मिसिंग वर्ड ढूंढना है। इसके 5 क्वेश्चंस दिए गए, एक एक मार्क के लिए, सो इसके 5 मार्क्स हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया गया जिसमें यहाँ पे एक ब्लैंक दे दिया। यहाँ पे हमें जो मिसिंग वर्ड है जो प्रॉपरली इस सेंटेंस को पूरा करता है, तो मिसिंग वर्ड हमें ढूंढना है। ऐसे हमें 5 सेंटेंस दे दिए और हमें 5 मार्क्स के लिए पूछा गया। सी जो पूछा जाता है क्वेश्चन 4 में ही, वो है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो है वो डालना है हमें इस ब्लैंक में, ठीक है। सो ऐसा ही जैसे बी में पूछा गया ऐसे ही ब्लैंक करके एक सेंटेंस दिया जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में एक वर्ब दिया जाएगा, उसका सही फॉर्म हमें उस ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। क्रियापद का सही फॉर्म जो है वो ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद डी जो है लास्ट क्वेश्चन 4 का, वो है कि जो वर्ड दिया गया है उसके एंटोनिम्स दिए लिखने हैं हमें। एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थी जो शब्द है वो लिखने हैं। वो 5 वर्ड्स दिए जाएंगे आपको, एक एक मार्क के लिए, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। यानी टोटल ये 10 और ये 15 हो गए, यानी 25 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन 4 पूछा गया है आपको, ठीक है। सो ये टोटल हो गए 270 मार्क्स, अभी टोटल हो गए। अभी भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बचा हुआ है, ठीक है। सो ये पूछेगा आपको 25 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्वेश्चन 5, अभी ये 275 मार्क्स हो गए हमारे, अभी बचे हैं 25 मार्क्स। सो क्वेश्चन 5 आपको पूछा गया है। क्वेश्चन 5 में अभी यहाँ पे ग्रामर पूछा गया है स्पेसिफिकली। कुछ सेंटेंस दिए गए आपको, 10 सेंटेंस है, एक एक मार्क के लिए 10 मार्क्स हो गए इसके। अब इस सेंटेंस में आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें कहा गया आपको एक सेंटेंस दिया गया है चेंज इनटू सिंपल सेंटेंस। सो सिंपल सेंटेंस में हमें इसको लिखना है, या फिर इसके अलावा आपको पैसिव वॉइस भी पूछ सकते हैं, पैसिव वॉइस में लिखो। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पीच पूछा गया। उसके बाद क्वेश्चन टैग पूछ लिया, ठीक है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट सूनर, नो सूनर देन, ठीक है, सो दैट वाला, ठीक है, दो वाला, ठीक है, ऐसे कुछ जो ग्रामर के क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं। ऐसे 10 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए, यानी एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा, ठीक है, एक सेंटेंस को 1 मार्क होगा। सो उसके बाद बी है, बी में हमें वर्ड दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक आधा वर्ड दिया जाएगा, जैसे एबिलिटी दिया गया पिछले इसमें, सो वही वर्ड लेते हैं हम। एबिलिटी वर्ड दिया गया, इस वर्ड पर आपको एक सेंटेंस लिखना है, रिलेटेड विद दैट वर्ड हमें एक सेंटेंस क्रिएट करना है और वो सेंटेंस हमें लिखना है। सो ऐसे 5 वर्ड्स दिए जाएंगे एक एक मार्क के लिए, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। सो मेक सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स गिवन, एक वर्ड ऐसे 5 वर्ड्स दिए गए, उसमें से हमें पाँचों सॉल्व करके 5 सेंटेंस बनाने हैं। नेक्स्ट इज सी जो पूछा गया वो है कि आपको अप्रोप्रिएट वर्ड जो है यहाँ पे फिलअप करना है। जैसे क्वेश्चन 4 में भी दिया गया था, वैसे क्वेश्चन 5 में भी सी है कि अप्रोप्रिएट वर्ड जो है, अभी ये जो वर्ड है
ये आपको ऑलरेडी ब्रैकेट में दिया गया है। सो इसमें से ही एक कौन सा वर्ड है जो स्पेसिफिकली करेक्टली यहाँ पे बैठता है। सो वर्ड आपको ऑलरेडी यानी आंसर आपको ऑलरेडी दिया है, उस ऑप्शंस ऑलरेडी दिए हैं, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है और यहाँ पे ब्लैंक में डालना है और क्वेश्चन कंप्लीट करके रीराइट करना है, उसको लिखना है। ठीक है, उसके बाद डी है लास्ट, वो है कि फ्रेज दी जाएगी आपको, उस फ्रेज पर सेंटेंस बनना है। यहाँ पे आपको वर्ड दिया जा गया था, वर्ड पर सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे एक फ्रेज दी जाएगी, ठीक है, फ्रेज दी जाएगी, उस पर आपको एक वर्ड बनाना है। ऐसे 5 फ्रेजेस दिए जाएंगे और 5 मार्क्स के लिए ये पूछा जाएगा, यानी ये हो गए टोटल 25 मार्क्स। सो ये 25 मार्क्स हो गए। सो 25 मार्क्स प्लस 275 ये हो गए 300 मार्क्स। 300 मार्क्स के लिए ये टोटल आपका इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का पूरे क्वेश्चंस हो गए। सो इस तरह से आपको 300 मार्क्स के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो अगर रिकैप करें तो पहले आपको ऐसे लिखने हैं, एक ऐसे 600 वर्ड्स का फॉर द 100 मार्क्स। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है ऐसे पेपर का भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है कि आपको एक कॉम्प्रहेंशन लिखना है, पैसेज दिया जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए, तो 75 मार्क्स के लिए ये हो गया पैसेज आपका। उसके बाद आपको प्रिसाइज लिखना है, वो भी 75 मार्क्स के लिए है। उसके साथ साथ उसके बाद फिर थर्ड है कि थर्ड प्रिसाइज हो गया, 1/3 आपको लिखना है 75, फोर्थ हो गया ग्रामर का और फिफ्थ हो गया ग्रामर का। सो 2 ग्रामर के क्वेश्चन हो गए और तीनों बाकी के, इससे 300 मार्क्स का आपका इंग्लिश कंपलसरी पेपर हो गया। उसके बाद अभी देखते हैं इंडियन लैंग्वेज पेपर के बारे में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने कहा कि इंडियन लैंग्वेज पेपर कौन सी लैंग्वेज एग्जैक्टली पूछी जाती है, तो हमारा जो 8th शेड्यूल है, 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस दी गई है उसमें से एक लैंग्वेज हमें चूज़ करनी है। सो 8th शेड्यूल जो है हमारा, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें टोटल 22 लैंग्वेज दी गई है, उसमें से कोई भी कैंडिडेट एक लैंग्वेज चूज़ कर सकता है। सो बेसिकली जो कैंडिडेट्स है वो अपनी अपनी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज जो है वो चूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ पर्सन बिलोंगिंग टू फॉर एग्जांपल नॉर्थ में से आता है तो नॉर्थ की जो रीजनल लैंग्वेज होगी वो चूज़ करेगा। महाराष्ट्र से आने वाले स्टूडेंट मेनली महाराष्ट्र की मराठी चूज़ करते हैं, जो उड़ीसा से आएंगा वो उड़िया चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तेलुगु, साउथ से आने वाले तेलुगु, मलयालम वगैरह चूज़ कर सकते हैं। सो जो स्टूडेंट जहाँ से बेसिकली आते हैं वो वहाँ की प्रादेशिक लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज है, वो चूज़ करते हैं, जो हमारे 8th शेड्यूल में है। और ये जो लैंग्वेजेस है ये ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन में दी जाती है कि इसी लैंग्वेज में से आपको एक कौन सी भी लैंग्वेज चूज़ करनी है। सो जब आप अपना अप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं फॉर द प्रीलिम्स, प्रीलिम्स के लिए जब भरते हैं आप, तभी आपको एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है कि आप मेंस के लिए, जैसे मैंने बताया कि कौन सा आपका जो रिटर्न की लैंग्वेज होगी वो आपको चूज़ करनी होती है। पेपर ए के लिए किस तरह की, यानी रीजनल लैंग्वेज के लिए कौन सी लैंग्वेज आप चूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ऑप्शनल कौन सा चूज़ करना है तो ऑप्शनल भी आप चूज़ कर सकते हो। सो ऑप्शनल के लिए भी आपको एक लैंग्वेज चूज़, ऑप्शनल के लिए ऑप्शनल कौन सा आप चूज़ करने वाले हो वो भी आपको एक ऑप्शनल चूज़ करना होता है। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है। इम्पॉर्टेंट नोट क्या है कि पेपर ए जो है, यानी ये जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, ये सारे स्टेट्स वाले स्टूडेंट्स को तो कंपलसरी है ही, लेकिन कुछ स्टेट्स है जिनको ये कंपलसरी नहीं होता, यानी वो ये दे ना भी दे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाकी के पेपर्स दे सकते हैं या फिर उनके बाकी के पेपर्स जो है वो चेक हो जाएंगे। सो बेसिकली ये 6 सेट्स कौन से हैं। सो जब आप अप्लीकेशन भरते हैं प्रीलिम्स में, वहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आप इन 6 स्टेट से बिलोंग करते हो या नहीं। सो येस और नो पूछा जाता है। जब आप येस करते हो तो ये इंडियन लैंग्वेज पेपर का जो पेपर है आपको कट हो जाता है। जब आप नो करते हो सो इंडियन लैंग्वेज पेपर आपको अप्लाई हो जाता है, यानी आपको देना पड़ता है। सो आपको तभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये 6 स्टेट्स बेसिकली कौन से हैं। सो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है और सिक्किम है। यहाँ से आने वाले जो स्टूडेंट है वो बेसिकली कंपलसरी नहीं होगा उनको लैंग्वेज पेपर, जो इंडियन लैंग्वेज पेपर वो देने का। ठीक है, सो ये होगा प्रॉपरली क्राइटेरिया कि लैंग्वेज पेपर का। उसके बाद देखते हैं कि अब देखते हैं डिटेल में स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे हमने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर का स्ट्रक्चर दिया था, ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग, उसके बाद कॉम्प्रहेंशन, उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग और उसके बाद ग्रामर। सो पेपर जो ए है हमारा इंडियन लैंग्वेज पेपर, वो भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर वाइज हमें पूछा जाता है।
सो उसमें भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाया गया है। सो स्ट्रक्चर क्या है कि पहले आपको एसे राइटिंग इसमें भी है और सेम है कि आपको 600 वर्ड्स में एक एसे आउट ऑफ 4 टॉपिक्स, 4 टॉपिक्स में से एक एसे आपको लिखना है। सो 4 टॉपिक्स लिख दिए जाएंगे, ये रहेंगे आपके जो आपने लैंग्वेज चूज की है उस लैंग्वेज में। सो लैंग्वेज जो आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज में होंगे वो बेसिकली, फॉर एग्जांपल आप महाराष्ट्र रहते आते हो, सो मराठी में ही आपको ये लिखना है टोटल पेपर, ठीक है। जिस लैंग्वेज को आपने चूज किया उसी लैंग्वेज में उसको लिखना है। सो अपने मराठी के टॉपिक्स आपको आ जाएंगे, आपको मराठी में ही उसको ऐसे को लिखना है। और इसमें भी जैसे मैंने बताया इंग्लिश लैंग्वेज पेपर में, इसमें भी टॉपिक्स जो है वो कम लेंथ के ऐसे वाले ही होंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल अगर मराठी में पूछा जाए तो अंधश्रद्धा निर्मूलन वगैरह, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड ही होंगे, या फिर महाराष्ट्र से कुछ समस्याएं होंगी उसके रिलेटेड होंगे, या फिर सोशल जो समस्या है वो पूछी जाएंगी, या फिर करंट पॉलिसीज़ वगैरह गवर्नमेंट की ये पूछी जाएंगी, या फिर करंट इश्यूज़ जो इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ में है वो पूछे जाएंगे, या फिर एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे वो पूछे जाएंगे, फार्मर सुसाइड के रिलेटेड पूछे जाएंगे और आपसे राय मांगेंगे कि आप क्या राय देना चाहोगे फार्मर सुसाइड्स को कम करने में। उसके बाद टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ अगर इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च हुआ होगा वो ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद एआई एंड एजुकेशन, ठीक है, एआई और एजुकेशन किस तरह से लिंक कर सकते हो, एआई और हेल्थ, एआई और डिफेंस सेक्टर, इस तरह के ई व्हीकल बिल, ई व्हीकल के रिलेटेड पूछा जाएगा, ई व्हीकल टेक्नोलॉजी। उसके बाद ई गवर्नेंस एंड इंडियन पॉलिटी, इस तरह के छोटे टॉपिक्स मेनली पूछे जाएंगे जिसके रिलेटेड आप चाइल्ड लेबर के रिलेटेड पूछा जाएगा। सो ऐसे छोटे टॉपिक्स आपको बेसिकली दिए जाएंगे, 4 टॉपिक, जिसमें से आपको एक टॉपिक चूज करके उस पर इसे लिखना है फॉर द 100 मार्क्स। सेकंड है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे 75 मार्क्स थे, यहाँ पे 60 मार्क्स है, यानी यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन से आपको दिए गए हैं, एक क्वेश्चन जो 12 मार्क्स के लिए, यहाँ पे वहाँ पे 15 मार्क्स के लिए था, यहाँ पे 12 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपके जो रीजनल लैंग्वेज है जो आपने चूज किए उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा बड़ा, उसको आपको रीड करना है और उसके रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको ओन वर्ड्स में, आपके वर्ड्स में लिखना है प्रॉपरली, आप क्या समझे उस पैराग्राफ से। सो 12 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होगा, 60 मार्क्स के लिए टोटल ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद थर्ड सेम क्राइटेरिया यहाँ पे है, प्रिसाइज राइटिंग आपको लिखना है 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसकी वर्ड लिमिट ऑलरेडी नीचे दी जाएंगी, उसका 1/3 करके प्रॉपरली आपको उसी 1/3 जो लिमिट आई है वर्ड की, उसी लिमिट वर्ड में आपको उसका प्रिसाइज लिखना है, और यहाँ पे उसको 60 मार्क्स दिए गए, यानी हो गए टोटल 220 मार्क्स, ठीक है। ये हो गए 120 मार्क्स और वो 100, यानी 220 मार्क्स हो गए टोटल, ये 3 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या पूछा गया है, क्या पूछा जाता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज सॉरी हमारे जो इंडियन लैंग्वेज पेपर है उसमें। सो 4th क्वेश्चन रहता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज में एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपके जो इंडियन लैंग्वेज आपने चूज की है उस लैंग्वेज में आपको उसको ट्रांसलेट करना है। सो ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। सो इंग्लिश टू दैट लैंग्वेज यू हैव चूजन, सो उसमें आपको ट्रांसलेट करके लिखना है। उसके बाद आपको एक आपके रीजनल लैंग्वेज जो आपने चूज की है इंडियन लैंग्वेज दी जाएगी, उसमें एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, यानी वाइस वर्सा ही है, एक पैराग्राफ इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज और एक इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश। सो इसको भी 20 मार्क्स दिए गए, ये हो गए 40 मार्क्स, और वो हो गए 220 + 40, ये हो गए 260 मार्क्स टोटल, ठीक है। अब देखते हैं और 40 मार्क्स का बेसिकली क्या पूछा गया है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है वो है आपको ग्रामर पूछा गया है और बेसिक लैंग्वेज रिलेटेड चीजें पूछी गई है, ठीक है। सो ये 40 मार्क्स के लिए पूछा गया है, यानी 260 + 40, ये हो गए 300 मार्क्स टोटली, ठीक है। सो इस ग्रामर सेक्शन में या फिर बेसिक लैंग्वेज सेक्शन में आपको 5th क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा जाता है। सो कन्वर्सेशन, आपको एक आधा सब्जेक्ट दिया जाएगा, एक छोटा सब्जेक्ट दिया जाएगा, उस पर आपको 10 मार्क्स का कन्वर्सेशन लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंटोनिम्स दिए जाएंगे, ये बेसिकली 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद सिनोनिम्स, ये भी 5 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ग्रामर जो है वो बेसिकली ये हो गए 20 मार्क्स, और 20 मार्क्स के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रामर आपको पूछा जाएगा उस
रीजनल प्रादेशिक भाषा का, ठीक है। सो ये बेसिकली हो गया 5th क्वेश्चन, ये हो गए 300 मार्क्स फॉर द इंडियन लैंग्वेज पेपर। सो ये हो गए दोनों भी पेपर जो हमने डिटेल में डिस्कस किए कि क्या क्या आपको पूछा जाता है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। सो लैंग्वेज पेपर का प्रिपरेशन करते वक्त कौन सी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, और सिंपली क्योंकि हमें ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हमें 25% ही मार्क लाने हैं, यानी आउट ऑफ 300 हमें 75 मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। सो पास होने के लिए हमें 75 मार्क्स चाहिए, तो कुछ ज़्यादा हमें एफर्ट्स लेने नहीं है। जो हम रेगुलर हमारा प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी दौरान हमें थोड़ा सा टाइम इसको बस देना है, और एक ध्यान में दे कि इसको निगलेक्ट नहीं करना है हमें। बहुत सारे स्टूडेंट अप टू प्रिपरेशन मेंस के एग्ज़ाम शेड्यूल आने तक के या फिर मेंस एग्ज़ाम शुरू होने तक के इस लैंग्वेज पेपर को नहीं देखते और ऑन द टाइम ऑफ पेपर वैसे ही चले जाते हैं, लैंग्वेज पेपर को दे देते हैं, और कई स्टूडेंट लैंग्वेज पेपर में 25% क्रॉस नहीं कर पाते और वो मेंस एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं होते, इंटरव्यू के लिए वो सिलेक्ट नहीं होते। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे भी एग्जाम्पल्स है इंडिया में। सो हमें ध्यान में देना है कि वाइल ड्यूरिंग और प्रिपरेशन इसको ज़्यादा टाइम तो देना नहीं है, 75% मार्क्स ही लाने हैं, 75 मार्क्स ही लाने हैं। सो ये ध्यान में देना है हमें कि हम थोड़ा बहुत इसका प्रिपरेशन करें, ठीक है, हमारे प्रिपरेशन के साथ ही। सो क्वेश्चन जो है वो ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन जो है मैट्रिकुलेशन लेवल की, यानी 10th लेवल की एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर इक्विवेलेंट लेवल। सो 10 to 12th बेसिकली लेवल के ये क्वेश्चंस है, उससे ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे हमें पूछे नहीं जाते। उसके साथ साथ अगर हम हमारे जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सो उसके साथ साथ हमारा जो रीजनल लैंग्वेज या फिर इंडियन लैंग्वेज जो हमने प्रीलिम के लिए मेंस के लिए चूज़ किया ऑलरेडी प्रीलिम्स का एप्लीकेशन भरते वक्त, सो अगर उसके लिए हम थोड़ा सा आधा घंटा भी वो जो पेपर है रीजनल लैंग्वेज का वो पढ़े 15 to 20 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स के लिए, तो हमारी उस लैंग्वेज की पकड़ जो है वो आ जाएंगी, हमें छोटी छोटी चीज़ें उस लैंग्वेज की पता चली जाएंगी। और जब हम आंसर्स लिखेंगे इस लैंग्वेज पेपर के, इंडियन लैंग्वेज पेपर के बेसिकली, या फिर इंग्लिश के भी, सो हमारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, ठीक है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होगी, हमें छोटी छोटी चीज़ें पता रहेगी। और रीजनल लैंग्वेज का पेपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमारी कॉम्प्रहेंशन की भी इनडायरेक्टली जो तैयारी है वो हो जाएंगी, ठीक है, कॉम्प्रहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएंगी हमें, ठीक है। और एसे के टॉपिक्स भी हमारे मेनली कवर अप हो जाएंगे कि लैंग्वेज पेपर में किस तरह के एसे लिखने हैं, और टॉपिक्स भी हमें प्रिपेयर हो सकते हैं हमारे डेली न्यूज़पेपर से। सो रीजनल लैंग्वेज का पेपर भी हमें हमारे डेली जो रीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें रखना है, एटलीस्ट फॉर 20 to 30 मिनट्स के लिए। उसके बाद राइट एंड प्रैक्टिस इन द रीजनल लैंग्वेज। जैसे हम हमारे मेंस के आंसर राइटिंग जो फॉर एग्जांपल हमने इंग्लिश चूज़ किया है या फिर हिंदी लैंग्वेज चूज़ की है, उसमें तो हम लिख ही रहे हैं हमारे मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। उसके साथ साथ रीजनल लैंग्वेज में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। सो बेसिकली हमें एक प्रैक्टिस हो जाएंगी इन कंपलसरी पेपर्स की भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या राइटिंग टिप्स है, प्रिपरेशन टिप्स हैं। सो प्रैक्टिसाइजिंग क्वेश्चन पेपर्स ऑल्सो एनहांस योर राइटिंग स्पीड। जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने लिए और वो भी अगर प्रैक्टिस किए, तो ऐसे अलग कुछ प्रिपरेशन की या फिर अलग कोचिंग की, अलग गाइडेंस की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इजीली कवर अप कर सकते हो इस लैंग्वेज पेपर्स को। सिर्फ डेली आपको कुछ ना कुछ देना है, या फिर प्रीलिम्स के बाद भी मेंस के लिए जो टाइम पीरियड होता है आफ्टर प्रीलिम्स, उसमें भी अगर आप 2-3 महीने प्रॉपरली डेली आप इसको 1 आवर हार्डली अगर दो फॉर द प्रिपरेशन, तो आपके लैंग्वेज के पेपर भी इजीली कवर अप हो जाएंगे। स्पेशली ग्रामर का पार्ट जो बेसिकली बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं ग्रामर को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि बेसिक ग्रामर भी जो रीजनल लैंग्वेज पेपर है या फिर इंग्लिश पेपर है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ग्रामर भी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं कर पाते। सो ग्रामर अगर हमारा अच्छा हो तो उसमें ही हमें ज़्यादातर मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस ट्रांसलेटिंग फ्रॉम इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। जैसे आपका जो इंडियन लैंग्वेज पेपर है उसमें 40 मार्क के लिए ट्रांसलेशन पूछा है, ठीक है। सो मेजर मार्क्स कंट्रीब्यूशन है आपके ट्रांसलेशन सेक्शन का हमारे इंडियन लैंग्वेज पेपर में। सो ट्राई करें कि जब आप प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के दौरान का जो टाइम समय होता है कि उसमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की भी प्रैक्टिस आप करें, इंग्लिश टू आपके इंडियन लैंग्वेज पेपर में के लिए, और इंडियन लैंग्वेज टू दैट इंग्लिश पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज। सो ऐसे भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। उसके बाद अवॉइड मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स बेसिकली हमें अवॉइड करनी है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारी ज़्यादातर नहीं होनी चाहिए।
ये हमें जीएस पेपर के लिए भी ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा करते हैं तो वो क्या क्या ग्रामेटिकल एरर्स बेसिकली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज पेपर इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एक आध बार आपके जीएस पेपर में ग्रामेटिकल थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई तो वो कंसिडर हो सकता है, लेकिन अगर लैंग्वेज पेपर में आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स अगर करते हो सो ये बेसिकली लगता है कि आप उस लैंग्वेज से फैमिलियर नहीं हो और आपको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है उस लैंग्वेज पेपर का। सो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स बेसिकली हमें अवॉइड करनी है ड्यूरिंग राइटिंग फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। उसके बाद एंश्योर यू नो बेसिक इंग्लिश ग्रामर वेल। सो एक बेसिक इंग्लिश का ग्रामर जो है वो तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो है वो धीरे धीरे हम पढ़ते रहे। किसी एक स्पेसिफिक बुक हम ले सकते हैं, रेफ़र कर सकते हैं, जिसको डेली हमें ज़्यादा वक्त नहीं देना है हमारे प्रिपरेशन के दौरान। अगर आधा घंटा भी हम डेली दे तो हमारा ग्रामर जो अच्छी तरीके से हो सकता है, क्योंकि ग्रामर का भी मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारे लैंग्वेज पेपर्स में। उसके साथ हम राइटिंग एरर को भी अगर अच्छे से ग्रामर वगैरह लिखने की कोशिश करें सो राइटिंग एरर जो है वो कम हो सकते हैं हमारे लैंग्वेज पेपर्स में ड्यूरिंग द राइटिंग। उसके बाद देखते हैं कि अदर इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या है वाइल राइटिंग फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। सो हैव नीट हैंड राइटिंग। ये बहुत एक अच्छा सजेशन दिया है कि आपकी हैंड राइटिंग बेसिकली अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनकी हैंड राइटिंग बहुत नीट क्लीन होती है और उनको हैंड राइटिंग के रिलेटेड ही मार्क्स एक दो ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं दैन अदर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो हैंड राइटिंग एक बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि ये वो क्यूरियस भी बनाता है, वो एक एक्साइट करता है एग्जामिनर को कि वो आपका आंसर पढ़े, ठीक है। सो जितनी आपकी अच्छी हैंड राइटिंग होगी, ठीक है, सो हैंड राइटिंग को भी हमें सुधारना है। ऐसे भी हैंड राइटिंग नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले को एग्जामिनर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमने जो लिखा है वो उसको पढ़ते ही नहीं आ रहा है। सो रीडेबल हमारी होनी चाहिए हैंड राइटिंग। और उसके साथ साथ अगर अच्छी हो सो अच्छी हो यानी क्या है कि हम सुधार तो ही सकते हैं, ठीक है। सो डेली अगर हम हैंड राइटिंग या फिर हमारी जो नोट्स निकाल रहे हैं उसमें ही अगर हम इम्प्रोवाइज़ करते रहे हमारे हैंड राइटिंग को, सो एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम हमारी अच्छी तरीके से हैंड राइटिंग आ सकती है, अच्छी तरीके से हम स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, डायग्राम के साइड में हमें लिखनी है। सो हैंड राइटिंग और डायग्राम स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का एक अलग प्रेजेंटेशन जो है वो एक अलग तरह का प्रेशर डालता है एग्जामिनर को, आपको ज़्यादा मार्क्स दे, ठीक है, उस आंसर को पढ़े पूरा, ठीक है। सो एक तरह का क्यूरोसिटी आपकी बढ़ा देता है आपके आंसर्स को पढ़ने की। सो फिनिश ऑफ द ग्रामर फर्स्ट। ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप लैंग्वेज के पेपर सॉल्व कर रहे हो सो आपको ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करना, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाना, कौन सा ऐसे है उस पर विचार करना, इसके लिए बहुत टाइम जा सकता है, ठीक है। सो कोशिश करें कि ग्रामर पार्ट जो है जिसमें आपको जो ग्रामर आप आंसर लिखोगे उसके मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सो ग्रामर पार्ट आपको कोशिश करें कि आप फर्स्टली उसको सॉल्व करें। ऐसे टॉपिक होगा या फिर प्रिसाइज राइटिंग का टॉपिक होगा वो आप एंड में सॉल्व कर सकते हो, एंड में सॉल्व कर सकते हो उसको, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद इम्प्रूव योर वोकेबलरी बाय रीडिंग न्यूज़पेपर एंड अदर बुक्स। इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि न्यूज़पेपर वगैरह बुक्स वगैरह अगर हम रीजनल लैंग्वेज पेपर के अगर पढ़ते रहे तो ऑब्वियसली हमारी लैंग्वेज वोकेबलरी जो है वो ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद जैसे ग्रामर मैंने कहा कि फर्स्ट अगर सॉल्व करें तो उसमें आधे घंटे में आप पहले ग्रामर सॉल्व कर सकते हो, जिसमें से आपके मैक्सिमम मार्क्स कवर अप हो जाएंगे। और लास्टली जो आपके पास टाइम बचा है उसमें फिर आप ऐसे पेपर ऐसे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको मेनली एक ऐसे लिखना है, यानी नियर अबाउट 45 मिनट्स आप बचा सकते हो आपके टोटल 3 आवर्स में, जो आप प्रॉपरली ऐसे लिखोगे उसमें, ठीक है। सो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको बेसिकली कोई बताता नहीं है। मेन पर्पज़ हमारा ये है कि बेसिकली जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में आए, हर पेपर की, हर लैंग्वेज पेपर की भी, ठीक है। सो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर द लैंग्वेज पेपर्स। अब हमारा आज का मेन पर्पस जो था, जो सेकंड टॉपिक था, वो है इम्पॉर्टेंट। हम आज देखने वाले हैं कि बुक लिस्ट हमारी किस तरह की होनी चाहिए, किस तरह के बुक्स हमें चूज़ करने हैं फॉर द प्रीलिम मेंस कॉम्बिनेशन, कंबाइनली हमें चूज़ करने हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए अलग बुक लिस्ट, मेंस के लिए अलग बुक लिस्ट, इस तरह की हमें करनी नहीं है। इससे हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा कि हर टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और हर बुक कवर करने में हमारा टाइम भी जाएगा, ठीक है। सो हम कोशिश करने वाले हैं, जो हमारे रिकमेंडेड की है बेसिकली टॉपर्स ने ही, सो हम कंबाइन
जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए बुक लिस्ट आपकी क्या होनी चाहिए उस पर डिस्कशन करते हैं। हो सकता है कि आपके जो नज़दीक के कुछ टॉपर्स हो जिन्होंने इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपको बुक्स रिकमेंड किए हो। सो एक दो बुक्स चेंज हो सकते हैं, लेकिन मेनली यही बुक्स है जो बेसिकली ऑल ओवर इंडिया सभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें चेंजेस बेसिकली नहीं हो सकते, ठीक है। सो जानने की कोशिश करते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए हमारे बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए। जो लेक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ पे आपको नोट्स प्रॉपरली इस बुक लिस्ट को लिखना है, प्रॉपरली आपके एक बुकलेट में इसको नोट डाउन करना है कि हमारी बुक लिस्ट किस तरह की है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो पहले तो आपके पास जो मैंने स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस का आपके पास सिलेबस की एक प्रिंट कॉपी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गूगल करो आप, गूगल पर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की सिलेबस की कॉपी, प्रिंट निकाल लो उसकी, और मेंस का भी डिटेल सिलेबस आपको मिल जाएगा। या फिर इस पर भी नहीं मिला तो आप सीधा upsc.gov.in पर जाओ, उस पर जो नोटिफिकेशन है उस साल का, करंट साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो। नोटिफिकेशन में डिटेल सिलेबस है प्रीलिम्स और मेंस का। सो आप यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है उसकी प्रिंट पहले तो हमारे पास होनी ही चाहिए, फर्स्ट बिफोर सिलेक्टिंग एनी बुक, ठीक है। उसके साथ सेकंड हमारे पास बेसिक चीज़ होनी चाहिए, वो यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक सेट होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली 2 पब्लिकेशन भी दिए गए हैं, ठीक है। सो इसमें से आप कोई भी एक पब्लिकेशन चूज़ कर सकते हो। सो आर्यन पब्लिकेशन का एक बुक आता है जिसमें पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए जाते हैं, प्रीलिम्स और मेंस का एक सेट आता है। सो वो आप बुक रख सकते हो अपने पास। या फिर न्यू विशाल पब्लिकेशन का भी एक बुक आता है जिसमें प्रॉपरली नियर अबाउट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कवर अप किए गए हैं, ठीक है। सो कोई भी एक बुक आप चूज़ कर सकते हो सकता है आप से थर्ड भी बुक है, बहुत सारे बुक्स है मार्केट्स में अवेलेबल। सो जिसमें प्रॉपरली क्वेश्चंस दिए गए हो 20 साल के या फिर 25 साल के पिछले, और उसके साथ साथ डिटेल में कुछ मॉडल आंसर्स भी दिए गए हो। सो ऐसा स्पेसिफिकली बुक हम चूज़ करने की कोशिश करें जिसमें मॉडल आंसर्स या फिर डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया गया हो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस का भी, जिससे हमें पता चल सकता है कि एग्जैक्टली ऑप्शंस क्या था, उसका डिस्क्रिप्शन हम देख सकते हैं वाइल एनालाइजिंग द क्वेश्चंस, ठीक है। सो जिसमें प्रॉपरली मेंशन हो क्वेश्चंस, उसका डिस्क्रिप्शन, मेंस का भी क्वेश्चंस और उसके मॉडल आंसर्स, तो वो पब्लिकेशन हम चूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट है, ये तो हो गया सिलेबस हमने देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी हम हर एक साल का देख रहे हैं। सो कोशिश करना कि एक एक साल का एक एक दिन में हम क्वेश्चन सेट देखें, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। उसके बाद हमें देखना है कि एनसीईआरटीज़ थर्ड इंपॉर्टेंट है हमारे बुक लिस्ट में होना चाहिए। एनसीईआरटीज़ 6 to 12th की एनसीईआरटीज़ है। अभी मिशन आईएएस के द्वारा ही जो हमने सेकंड कोर्स लॉन्च किया है उसमें यही 6 to 12th की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ हम कवर अप कर रहे हैं। यानी 6 to 12 की सारी एनसीईआरटीज़ हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है उतनी ही एनसीईआरटीज़ हमें प्रिपेयर करनी है, कवर अप करनी है। और यहाँ पे भी मैंने वैसे ही मेंशन किया है कि इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ ओनली, ठीक है। सारी की सारी एनसीईआरटीज़ अगर आप पढ़ते रहो तो उसमें ही 5-6 महीने आपके चले जाएंगे। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम 6 महीने सिर्फ एनसीईआरटीज़ को ही दे, उसके नोट्स भी प्रॉपरली निकालने होते हैं। सो उतने ही एनसीईआरटीज़ 6 to 12 हम चूज़ करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और एनवायरमेंट की जितनी ज़रूरी है, ठीक है। सो एनसीईआरटीज़ 6 to 12 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ ओनली। और उसके साथ साथ मिशन आईएएस के द्वारा जो संलग्नित एक संस्था है दिल्ली में काम कर रही है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है मलुका आईएएस, उसके द्वारा भी एक एनसीईआरटी का सिनॉप्सिस किया गया है जिसमें जितनी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ है फॉर द यूपीएससी उसका एक प्रॉपरली गिस्ट यानी सारांश, एक समरी बनाई गई है उन सारे सब्जेक्ट्स की जो इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटीज़ के हमारे प्रीलिम्स और यूपीएससी मेंस के लिए। सो वो भी आपको मिल जाएंगे, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके उसको आप डायरेक्टली मंगा सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई एनसीईआरटी की समरीज, एनसीईआरटी रिलेटेड। अब देखते हैं कि रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए, वो सब्जेक्ट वाइज हम देखते हैं कि अभी एनसीईआरटीज़ और कौन से बुक्स आपको सब्जेक्ट वाइज आपके पास कलेक्शन होना चाहिए। सो पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी के लिए बेसिकली आपके पास किस तरह का कलेक्शन होना चाहिए। सो इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटीज़ ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो आपके पास होनी ही चाहिए, ज़रूरी है। सो आपके पास ज्योग्राफी की एक तो आपके पास अगर टाइम हो, जो 10th अबव स्टूडेंट है वो सारी पढ़ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जिनको ऐसा लगे कि मैं सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इनफ टाइम है,
तो वो सारी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में सीरियस स्टूडेंट है, जिनको एक्चुअल में सिर्फ जो जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, उनके लिए ये बुक लिस्ट है। सो 6 to 8 और 11 स्टैंडर्ड की ओल्ड एनसीईआरटी आपको ज्योग्राफी के लिए पढ़नी ही पढ़नी है। आप 9 की, 10 की, 7 की स्किप कर सकते हो, लेकिन ये तीनों एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी। उसके साथ साथ 11, 12 स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की आपको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। सो कुछ ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, कुछ न्यू एनसीईआरटीज़ है। बेसिकली ओल्ड और न्यू एनसीईआरटीज़ में फ़र्क ये है कि न्यू एनसीईआरटीज़ में नई चीज़ें दी गई है, ओल्ड एनसीईआरटीज़ में पब्लिकेशन जो है या फिर जो चीज़ें दी गई है वो पुरानी है, लेकिन कंसेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। सो ओल्ड एनसीईआरटी का भी हमारे प्रिपरेशन में उतना ही महत्व है। न्यू एनसीईआरटीज़ में अलग तरह के एक्टिविटीज़, अलग तरह का डेटा ये भी दिया गया है। सो उसको कंबाइन करके हमें बेसिकली प्रिपेयर करना है सिलेबस को सामने रख के, ठीक है। सो एवरी टाइम हम जो भी टॉपिक, जो भी बुक पढ़ रहे हैं, हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, जिससे आपको पता चला कि इस बुक में से मेरे प्रीलिम्स और मेंस रिलेटेड जो सिलेबस की चीज़ें वही हमें पढ़नी है उस बुक से, उस एनसीईआरटी से, ठीक है। सो ये हो गई एनसीईआरटी। उसके बाद कुछ रेफरेंस बुक्स है फॉर द ज्योग्राफी। एक जीसी लियोंग की बुक आती है, ठीक है, जीसी लियोंग की एक बुक आती है, वो आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। उसका पहला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के रिलेटेड। उसके बाद माजिद हुसैन की एक बुक आती है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। ये भी आप मेंस के लिए बेसिकली या फिर प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक्स उसमें है वो प्रेफर कर सकते हो। उसके साथ साथ खुल्लर की किताब आती है, बहुत बड़ी किताब आती है, लेकिन पूरी की पूरी हमें नहीं पढ़नी है। यहाँ पे मैंने दिया है कि लिमिटेड पेजेस ही पढ़ने हैं सिलेबस रिलेटेड, ठीक है। सो खुल्लर में के ज़्यादातर नियर अबाउट वो होगी 600 से लेकर 800 पेजेस की बुक। सो उतनी A to Z हमें नहीं पढ़नी है, नियर अबाउट 40 to 50 पेजेस ही है उसमें, जितने इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस रिलेटेड। सो खुल्लर की किताब बेसिकली जिनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है वो बच्चे पढ़ते हैं पूरी किताब। सो हमें यहाँ पे प्रिपरेशन, हमें उस पर PhD नहीं करनी है, हमें जितने पेजेस इंपॉर्टेंट है उतने ही पढ़ने हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक वीडियो भी बनाया जाए कि खुल्लर में से कौन से बुक्स पढ़ने, कौन से पेजेस आपको पढ़ने हैं। सो वो मार्किंग का जो वीडियो है वो भी थ्रू मिशन आईएएस हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि इतने ही पेजेस आपको खुल्लर में से पढ़ने हैं, ठीक है, इतने ही बुक्स आपको माजिद हुसैन से पढ़ने हैं, ठीक है। सो वो भी वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। सो ये हो गया ज्योग्राफी का। उसके बाद देखते हैं कि हिस्ट्री के रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स क्या है जो आपके पास बेसिकली होनी चाहिए। वो है कि 11, 12 की ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, जिसमें एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न कवरअप किया है, ठीक है। सो एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न बेसिकली सतीश चंद्रा हो गए, RS शर्मा हो गए और बिपिन चंद्रा, इनकी ओल्ड एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी है फॉर द एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न 11 एंड 12 ओल्ड एनसीईआरटी। उसके बाद 12 स्टैंडर्ड की एक तमिलनाडु बोर्ड की किताब आती है, बहुत ज़्यादा फेमस है, ऑल ओवर इंडिया सारे स्टूडेंट यूपीएससी के लिए प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो बेसिकली ये यूज़ करते हैं। सो तमिलनाडु बोर्ड की एक किताब आती है 12 स्टैंडर्ड की। उसके साथ साथ 12 स्टैंडर्ड की अर्जुन देव की एक किताब आती है जो वर्ल्ड हिस्ट्री रिलेटेड है। यानी क्या कि यहाँ पे आपका एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री कवरअप हो गया और उसके साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कवरअप हो गया, ठीक है। सो एनसीईआरटी में से मेन पर्पज़ है हमारा कि जो सिलेबस रिलेटेड टॉपिक्स है वो सारे कवरअप होनी चाहिए। उसके बाद रेफरेंस बुक अगर देखा जाए तो ये बहुत पॉपुलर किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, राजीव अहिर की। सो ये भी ये आपको रिवीजन के लिए काम आ सकती है, प्रीलिम्स के लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। उसके बाद बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है जो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के नाम से आती है। सो ये बेसिकली मेंस के लिए जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर प्रीलिम्स और मेंस कंबाइन करके जो पढ़ रहे हैं वो बेसिकली ये किताब पढ़ते हैं बिपिन चंद्रा की, ठीक है, जो एनहांस करता है आपके मटेरियल को, आपके नोट्स को, ठीक है। सो ये हो गया प्रीलिम्स और मेंस की किताबें फॉर द हिस्ट्री। अब ये ध्यान में रखना है कि आपको एकदम से राजीव अहिर या फिर बिपिन चंद्रा की किताब पर मैं नहीं जाऊँगा, पहले ये जो कंसेप्ट्स है वो ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी से कवरअप करूँगा और उसके बाद फिर रेफरेंस बुक की तरफ मैं जाऊँगा। सो आपको सीरियली जाना है, इसलिए मैंने सीरियली उसको दिया है कि आपको पहले एनसीईआरटीज, ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ ले, फिर न्यू एनसीईआरटी से कुछ जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस रिलेटेड है वो पढ़ लिए। उसके बाद ये जो रेफरेंस बुक है उसमें से मैंने टिक मार्क कर लिए कि मेरे सिलेबस रिलेटेड कौन से टॉपिक से जो रेफरेंस बुक्स में आ रहा है वही टॉपिक्स मैंने रेफरेंस बुक से कवरअप कर लिए, उसके प्रॉपर एक मेरी लैंग्वेज में नोट्स निकाल ली, ठीक है। सो ये हो गई हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक लिस्ट। उसके बाद अब देखते हैं पॉलिटी के लिए बहुत छोटी बुक लिस्ट है,
दो कम से कम मिनिमम किताबें पढ़नी है। उसके अलावा सिर्फ आपको जो करंट मटेरियल है, करंट इवेंट जो, उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। सो 11th स्टैंडर्ड की जो न्यू एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, यही एक महत्वपूर्ण किताब है फॉर द पॉलिटी। बस बाकी कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एक्चुअल में सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप 6 to 12 भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक्चुअल में आपको 11th एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रिफ्लेक्ट हो रहे हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। और उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर किताब है जो आप एक बार पढ़ लो, आपका प्रॉपर पूरा पॉलिटी उसमें कवर अप हो जाएगा। एम लक्ष्मीकांत की किताब है फॉर द पॉलिटी। सो ये दो किताब अगर अच्छे से करो और करंट इवेंट्स रिलेटेड विद द पॉलिटी अगर आप ध्यान दो प्रॉपरली न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन से, तो प्रॉपरली आपका प्रीलिम्स और मेंस का पॉलिटी पोर्शन जो है वो सारा का सारा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये हार्ड सब्जेक्ट जाता है, इसलिए स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट हम कौन सा रेफरेंस चूज़ करें, कहाँ से एग्जैक्टली इकोनॉमिक्स को कवर अप करें जिससे हमारे कंसेप्ट्स क्लियर हो। सो मेन पर्पज़ स्टूडेंट का ये होता है, मेन कंसर्न ये होता है कि उनके कंसेप्ट्स इकोनॉमिक्स के बेसिकली कवर अप नहीं हो पाते, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स के लिए 9th ऑनवर्ड सारी एनसीईआरटीज है, लेकिन इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स और मेंस में कुछ कंसेप्ट्स पूछे जा रहे हैं जो आप लिख सकते हो आपके आंसर्स में, वो है 12th की न्यू एनसीईआरटी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है। एक माइक्रो इकोनॉमिक्स भी आती है, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ से लेकिन कंसेप्ट जो है उसमें के वो हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो 12th की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर कभी भी आपके कंसेप्ट्स नहीं क्लियर हुए तो एक अच्छी किताब है जो बेसिकली अभी बहुत सारे टॉपर जो रिकमेंड कर रहे हैं, वो है के शंकर गणेश की एक इंडियन इकोनॉमी की किताब आती है, जिसमें बहुत ईजी लैंग्वेज में इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट, सारे एरियाज कवर अप किए हैं रिलेटेड विद द सिलेबस, ठीक है। सो आप इस बुक को A to Z भी पढ़ो, क्योंकि बहुत कम पेजेस वाली ये बुक है, ज़्यादातर 200-250 पेजेस में ये ख़त्म हो जाती है। सो बहुत कम लेंथ की है, आप इजीली उसको कवर अप कर सकते हो। बहुत बेसिक किताब है, सारे कंसेप्ट बहुत इजी लैंग्वेज में आपको दिए गए। सो के शंकर गणेश की किताब है। उसके साथ अभी ये जो किताबें हैं इसमें आपको सिलेबस रिलेटेड ही पढ़ना है। रमेश सिंह, बहुत बड़ी किताब है, सारी किताब नहीं पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस रिलेटेड जो टॉपिक है रमेश सिंह से उतने ही पढ़ने हैं, इसका भी नाम इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है। उसके बाद श्रीराम आईएएस जो एक इंस्टीट्यूट है उसकी एक नोट्स आती है जो बेसिकली अभी बहुत सारे टॉपर्स वगैरह रिकमेंड कर रहे हैं। सो श्रीराम आईएएस के नोट्स है, ये भी एक कॉम्प्रहेंसिव, उसमें थोरोली सारा सिलेबस जो है कवर अप किया है। सो ये भी अगर आपको इसकी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आती है तभी पढ़ो, अदरवाइज अदर भी रेफरेंस है जो आप यूज़ कर सकते हो। मेन पर्पज़ ये है कि जहाँ से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं वो रेफरेंस आपके लिए बेस्ट है। अगर कोई दूसरा बता रहा है कि मैंने ये पढ़ लिया और मेरे यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हुए, वो आपके लिए हो सकता है कि वो रेफरेंस आपके लिए सही साबित ना हो, तो वो रेफरेंस आप चूज़ करो जिसमें से आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो, ठीक है। उसके बाद मुरनाल नोट्स भी है, मुरनाल सर के भी नोट्स है जो प्रॉपरली अपडेटेड रहते हैं हर साल का, उसका करंट अफेयर्स विथ करंट अफेयर्स रिलेटेड, ठीक है। उनका एक प्लेटफॉर्म भी है ऑनलाइन जो आप प्रेफर कर सकते हो, जिसमें सारे इकोनॉमी रिलेटेड इश्यूज जो है वो कवर अप किए जाते हैं, जो ऑल ओवर इंडिया सारे अभी स्टूडेंट जो है फॉर द प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो यूपीएससी के लिए वो चूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारे पास इंपॉर्टेंट कलेक्शन होना चाहिए वो है कि गवर्नमेंट पब्लिकेशन का उस साल का करंट इकोनॉमिक सर्वे और बजट, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी आपको इससे रिलेटेड जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, वो यूज़ हो सकता है इन द मेंस आंसर्स। तो बजट में बहुत सारी स्कीम्स दी जाती है जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछ सकते हैं, जो स्कीम न्यूज़ में हो बेसिकली। और इकोनॉमिक सर्वे में आपको डेटा और स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा जो आपके इकोनॉमिक्स के जीएस पेपर 3 में अगर आप डालो तो आपका आंसर बूस्ट हो सकता है, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। सो ये हो गया पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का रेफरेंस बुक्स। उसके बाद अब देखते हैं एनवायरनमेंट के लिए क्या हमारे पास रेफरेंस बुक्स होने चाहिए। सो एनवायरनमेंट के लिए 12th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है वो हमें रेफ़र करनी है, लेकिन पूरी की पूरी पढ़नी नहीं है हमें। 12th की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है उसमें से सिर्फ आखिरी के 4 चैप्टर से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, आखिरी के सिर्फ 4 चैप्टर्स, ठीक है। सो सारी किताब हमें 12th की बायोलॉजी पढ़नी नहीं है। उसके बाद आईसीएसई बोर्ड के 9th और 12th
10th की एक बुक आती है, 2 बुक आती है, वो जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह दिए गए हैं। सो जो स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिनके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है और उनको कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर करना, जिन पर इस पर ज़्यादा जोर देना है, सो कंसेप्ट्स आप एक तो इस 4 चैप्टर्स में से क्लियर कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपके पास अगर टाइम हो तो आप 9th और 10th की ICSE बोर्ड की किताब भी रेफ़र कर सकते हो। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। सो शंकर IAS की प्रॉपर एक किताब है, शंकर IAS भी एक अकादमी है जिसकी प्रॉपरली एक नोट्स आती है जो ऑल ओवर इंडिया सारे स्टूडेंट यूज़ करते हैं। सो शंकर IAS की एक बुक आती है जिसमें प्रॉपरली जो तीनों एरियाज़ हैं हमारे एनवायरनमेंट के, जिसमें इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है और क्लाइमेट चेंज है। सो मेनली ये 3 टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। सो ये सारे टॉपिक्स उसमें ऑलरेडी कवर अप किए हैं। और एक अभी ज़्यादातर कुछ क्वेश्चन जो है वो डाइवर्स होते जा रहे हैं, कुछ डायनामिक होते जा रहे हैं। सो हो सकता है हमारे पास एक एक्स्ट्रा सोर्स होना चाहिए, लेकिन वो सोर्स हमें उतना ही रेफ़र करना है जितना रिकमेंडेबल है। सो इग्नो के नोट्स भी आते हैं रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पे भी मैंने कहा कि लिमिटेड पेजेस जितने आपके टॉपिक्स है जो आप उसमें कवर अप किए। सो इस पर भी हम एक छोटा वीडियो बनाने वाले हैं जल्दी ही, जिसमें आपको पता चलेगा कि इग्नो नोट से भी एनवायरनमेंट रिलेटेड आपको कितने पेजेस और कौन से पेजेस आपको पढ़ने हैं, उसकी मार्किंग का रिलेटेड जो वीडियो है वो जल्दी हम पब्लिश करेंगे। सो एनवायरनमेंट रिलेटेड इतना रेफरेंस जो है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर है जो रह गया हमारा टॉपिक है। आर्ट एंड कल्चर के लिए 11th स्टैंडर्ड की न्यू NCERT आती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जिसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक आर्ट्स, बेसिक म्यूजिक्स, बेसिक डांस फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें दी गई है स्टेट वाइज, रीजन वाइज, ठीक है। सो ये आप रिकमेंड पढ़ सकते हो। उसके साथ साथ रेफरेंस बुक्स में ये एक बहुत पॉपुलर है नितिन सिंघानिया की बुक, जो सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया प्रिपेयर करते वक्त इसको रेफ़र करते हैं। लेकिन नितिन सिंघानिया बहुत बड़ी किताब है, वो सारी की सारी हमें पढ़नी नहीं है, ठीक है। सो लिमिटेड टॉपिक्स जो डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स जो है वो न्यूज़ में है, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सो उसके रिलेटेड ही टॉपिक जो है वो हमें इस बुक से, रेफरेंस बुक से रेफ़र करने। सो ये हो गया एनवायरनमेंट और आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड। सो ये हो गई सारी हमारी रेफरेंस बुक्स जो आपके पास होनी ज़्यादा ज़रूरी है, आपके पास उसका कलेक्शन होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ हमारा जो इनिशिएटिव है 10th डे का जो फाउंडेशन है, उसके साथ साथ भी जो हम अदर कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, उसके दौरान हमने ये पाया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके जो डाउट्स है वो अनक्लियर रह जाते हैं। सो मेन पर्पज़ ये हमारा है कि हम तो ये आपको गाइडेंस दे ही रहे हैं जो एक्चुअल में आपको चाहिए, उसके साथ साथ आपके टाइमली डाउट्स भी क्लियर हो। सो हमारे ही जो मिशन IAS के स्टूडेंट है जो ऑल इंडिया रैंक 91 आए हैं 2020 में, विशाल नरवाड़े सर, सो वो और मैं खुद हम वीकली या फिर विद इन 15 डेज़ एक डाउट क्लियरिंग सेशन मेनली संडे को वो रहेगा, जिसमें आपके जूम मीटिंग द्वारा या फिर आप कुछ हमें क्वेश्चन जो थ्रू ईमेल भी भेज सकते हो, जिसके आंसर जो हम आपको जूम मीटिंग के द्वारा आपके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू रिलेटेड जितने भी डाउट्स हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। सो ये एक अच्छा सेशन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद इस 10 डेज फाउंडेशन के बाद हम एक बड़ा कोर्स जो है वो रिसेंटली हमने लॉन्च किया फ्रॉम द 10th ऑफ द जून, वो है कि आपका NCERT का कोर्स। जैसे मैंने कहा कि आपका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिलेटेड हम टॉपिक जो है क्या पढ़ना है वो तो मैंने आपको 10 डेज के बेसिक फाउंडेशन में बताने वाला हूँ। उसके बाद NCERT को जो थर्ड हमारा रेफरेंस है, जो थर्ड हमारा बेसिक पार्ट है वो है NCERT। सो NCERT जितने ज़रूरी NCERT है हमारे प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स और मेंस के, वो ज़रूरी NCERT हम इस 2 मंथ्स के कवर अप डेज में कवर अप करेंगे, जिसमें 6 to 12 के बेसिक NCERT जो इम्पॉर्टेंट है आपके UPSC के लिए, और जो स्टूडेंट स्टेट PCS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें भी अभी पिछले 3-4 साल में ये पाया गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है NCERT पूछे जा रहे हैं। सो स्टेट PCS में ज्योग्राफी के ऐसे क्वेश्चंस पाए गए, ऐसे ऑप्शंस पाए गए जो सीधे NCERT से हैं। सो वो स्टूडेंट को भी अभी NCERT पढ़ना कंपलसरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया। सो वो भी स्टूडेंट इस क्लास को, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो UPSC को वालों को तो करना ही है, कंपलसरी है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
सो एनसीईआरटी से कहा कैसे क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में आपके रिफ्लेक्ट हो रहे बाय फ्रॉम एनसीईआरटीज वो भी देखेंगे। उसके साथ साथ डेली प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जो हम क्लास में भी सॉल्व करेंगे और आपको प्रैक्टिस शीट द्वारा सॉल्व करने हैं। उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट 11th ऑनवर्ड्स है यानी जिन्होंने 10th पास किए और वो सोच रहे कि मुझे ग्रेजुएशन के दौरान ही या फिर 11th-12th करते समय ही इस कोर्स को बेसिक कोर्स को कंप्लीट करना है या फिर एनसीईआरटीज़ का प्रिपरेशन मुझे कंप्लीट करना है, सो वो भी सारे स्टूडेंट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले भी और ग्रेजुएशन के बाद के भी स्टूडेंट जो अभी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये एनसीईआरटी कोर्स करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ हमारे क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो ये हो गया एनसीईआरटी कोर्स। सो ये था आज का लेक्चर जिसके बारे में हमने डिटेल सारी जानकारी देखी कि लैंग्वेज पेपर्स किस तरह का इंपॉर्टेंस है उसका, और उसके साथ साथ मेन इंपॉर्टेंट था कि बुक लिस्ट जो बेसिकली हमारे पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट एन नंबर ऑफ मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, स्टूडेंट नहीं चूज़ कर पाते कि हमें कौन सा रेफरेंस कहाँ पे यूज़ करना है और कौन सा लिमिटेड सोर्स ही हमें पढ़ना है। सो बुक लिस्ट आपके पास है अभी, आप उसको प्रॉपरली प्रेफर कर सकते हो, लेकिन बेसिक होने के बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर 7th लेक्चर हमारा रहेगा वो रिलेटेड रहेगा। अब सारी प्रीलिम्स और मेंस की जानकारी तो हमने देख ली, सिलेबस देख लिया, बुक लिस्ट देख ली। अब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें देखनी है बेसिकली, जो हमें पता होनी चाहिए ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। सो न्यूज़पेपर का जो महत्व है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कौन से न्यूज़पेपर पढ़ने हैं वो देखेंगे, कैसे रीड करना है न्यूज़पेपर। पूरा न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते रहे तो 2-2.5 घंटे उसमें ही चले जाएंगे, लेकिन यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए कितना पढ़ना है हमें वो देखने की कोशिश करेंगे। कुछ मैगजीन्स वगैरह होते हैं इंपॉर्टेंट जो हमें प्रिपरेशन के दौरान सिलेक्ट करने होते हैं, प्रिपरेशन के दौरान हमें यूज़ करने होते हैं, सो वो मैगजीन्स देखेंगे। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स कहाँ से कवर अप करना है, ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्या क्या सोर्सेस है उसके बारे में देखेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं बहुत सारे जो आप यूज़ कर सकते हो, और कितने लिमिटेड करने हैं वो भी है, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हो गए अभी यूपीएससी के लिए, बहुत सारे। आप यूट्यूब पर सर्च करो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम, कम से कम 100-150 वीडियोज़ आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अगर आप एक एक देखते रहो तो आपका टाइम उसमें ही चला जाएगा, क्योंकि इंटरनेट को हमें ज़्यादा टाइम देना नहीं है। हार्डली आपका 1 to 1.5 आवर हार्डली आपका डेली इंटरनेट एक्सेस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपको रीड करना है आपका प्रॉपर मटेरियल, आपको खुद की नोट्स बनानी है, सो आपको रिलाय नहीं करना है ज़्यादातर इंटरनेट या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। हाँ, जो कंसेप्ट आपको नहीं क्लियर हो रहे वो आप सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस तरह का आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसका इम्पॉर्टेंस है वो देखेंगे। और लास्टली इम्पॉर्टेंस है वो है मैपिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैपिंग के रिलेटेड भी प्रीलिम्स में सीधे सीधे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजन्स जो अभी फॉर एग्जांपल अभी इजराइल पैलेस्टाइन न्यूज़ में है, सो इजराइल पैलेस्टाइन की बाउंड्री कंट्रीज पूछ लिया आपको, बाउंड्री सी वगैरह कुछ होगा, लैंडलॉक कंट्रीज होंगी उसकी बाउंड्री कंट्रीज पूछ ली। हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो किसी कंट्री को विजिट करते हैं तो वो कंट्री न्यूज़ में आ जाती है, सो उसके बाउंड्री कंट्रीज पूछ ली। बहुत सारे माउंटेन्स वगैरह न्यूज़ में आ जाते हैं, रिवर्स न्यूज़ में आ जाती है, सो वो भी जो मैपिंग रिलेटेड क्वेश्चंस है किस तरह से पूछे जा सकते हैं उसमें भी हम डिटेल में देखेंगे। सो ये होगा हमारा नेक्स्ट 7th लेक्चर जिसके रिलेटेड हम देखेंगे। सो ये हो गया आज का लेक्चर्स। सो आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी इम्पॉर्टेंट जो क्वेरीज है या फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।